नमस्कार साथियों। आज द पहाड़ टॉक्स के जो मेहमान हैं वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी लंबा काम किया है, बहुत बहुत ही अनुभवी हैं। काफ़ी इंटरनेशनल जो हमारी गेस्ट रहे हैं बड़े सेमिनार्स में। और जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो हमारा शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय है उसकी जो स्थिति आज है और आगे जो उसका रोड मैप है उसके बारे में जो हमें एक विस्तृत चर्चा हमारे साथ करेंगे वो हमारे वाइस चांसलर सर श्री सतपाल सिंह बिष्ट जी करेंगे। हम आज की जो बात होगी वो होगी हमारे वाइस चांसलर सर के साथ। तो आइए आज की बात वीसी सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। सर्वप्रथम द पहाड़ टॉक्स की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा। आपको भारत गौरव सम्मान का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। ये अल्मोड़ा के लिए और हम सभी के लिए बहुत गौरव का क्षण है कि आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि एक तो आपने समय निकालकर जिस विश्वविद्यालय के आप वरिष्ठ छात्र रहे हैं वहाँ आकर के विश्वविद्यालय के बारे में जानने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने अपने विश्वविद्यालय की दशा और दिशा जानने की कोशिश की। तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साधुवाद है आपको कि आप अपने विश्वविद्यालय में आए और आपने इस कार्यक्रम को मेरे साथ करने का जो बीड़ा उठाया है। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि दर्शाता है कि आपका जो मानसिक धरातल है कितना बृहद है। धन्यवाद सर, बहुत ये आपकी तरफ से इन शब्दों को सुनना सर अपने आप में, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो ये हमारे लिए बहुत साधुवाद भी है सर और आगे के लिए हमें ऊर्जा भी देता है क्योंकि हम भी एक नए क्षेत्र में काम कर रहे हैं सर, हमें भी है। मैं अपनी बात को आगे ले जाऊंगा सर क्योंकि हमारे सभी क्योंकि एसएसजे आपके आने से हमारी एसएसजे यूनिवर्सिटी निरंतर आगे बढ़ रही है। मैं कहूँगा कि आपके प्रयास धरातल पर दिखते हैं और हम कहीं ना कहीं इन प्रयासों का जो लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें होंगी उसको देखेंगे। मैं आज आपसे सर सबसे पहले क्योंकि आपको अवार्ड भी मिला है और हमारे बहुत सारे जो नव आगंतुक बच्चे हैं क्योंकि एडमिशन लगातार विश्वविद्यालय में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा सर अपने बारे में हमारे दर्शकों को भी और हमारे जो नव आगंतुक छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी एक थोड़ा सा सर अपने मैं कहूँगा एक बायोग्राफी जैसी बच्चों के सामने रखें। हाँ, ये बहुत आपने अच्छा पूछा, लेकिन मेरी बायोग्राफी या मेरा बैकग्राउंड भी उन सब बच्चों जैसा ही है जैसे ही हमारे कैंपस में और हमारे विश्वविद्यालय में बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। अब मेरे और उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं उनसे अपने आप को देखता हूँ तो मैं अपने आप उनमें वो अपना आप बचपन ही देखता हूँ जैसा मैं था। जी। मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। मेरा जो गृह वो है विकासखंड है वो उखलकांडा है। उखलकांडा विकासखंड का एक गाँव है तल्ला जड़गांव, वहाँ से मैं आता हूँ और मैं एक सैनिक परिवार से आता हूँ और मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा गोविंद बल्लभ पंत गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से की है। उसके बाद मैंने बीएससी कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से किया, एमएससी भी कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से किया और पीएचडी भी मैंने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से किया। उसके बाद पीएचडी के बाद एक डिग्री होती साइंस में डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस, वो मैंने बरहामपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा से किया। 2016 में मैंने किया था। इसके अलावा मेरा ये मानना है कि हमारे अपने बारे में बताना ऐसा होगा कि हम इन बच्चों को देख लें तो शायद वो मैं लगता कि मैं वही हूँ जो ये बच्चे हैं। क्योंकि अपने आप के बारे में बताने का ये है कि हम बच्चों को ये बताएं तुम जो आज हो वो मैं आज से 20 साल पहले था और मेहनत के बलबूते पे अपनी पहचान बनाई जा सकती है। तो मैं ये चाहता हूँ बच्चों से कि आप भी सतपाल बिष्ट ही हो और आप मेहनत करें, कल को आप जहाँ मैं हूँ वहाँ उससे भी आगे जाएं। ऐसा मेरा परिचय होना चाहिए और मुझे लगता है कि हर बड़े आदमी का अपने ग्रामीण बच्चों के लिए यही परिचय होना चाहिए। हम क्या करते हैं यूजुअली जब हम किसी ओहदे पे पहुंच जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हम अपने बच्चों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हैं। मेरा ये मानना है कि डिस्टेंस कभी नहीं होनी चाहिए जब तक आपके बीच संवाद नहीं होगा, चाहे वो शिक्षक छात्र के बीच का हो, चाहे चिकित्सक और बीमार के बीच का हो, चाहे अपने क्लाइंट और लॉयर के बीच का हो, संवाद चाहे समाज में भी क्यों ना हो, संवादहीनता कभी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका संवादहीनता होती है तो आपके विचारों का आदान प्रदान बंद हो जाता है। तो मैं बच्चों से ये कहता हूं कि आप अपने विचार मुझे बताएं, क्योंकि हम जब लोग पढ़ते थे तब वो अलग जमाना था। उस जमाने में जॉब की इतनी बड़ी परेशानियां नहीं थी, शिक्षा का जरूर अलग स्तर था, बहुत स्ट्रिक्ट था एटमॉस्फेयर। आज की अगर स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को देखें और हम अपने ज़माने की मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा अंतर है, रात और दिन का अंतर है। स्पेशली डिसिप्लिन में बहुत डिफरेंस आया है। प्लस बच्चों की जो टर्नआउट होता है क्लासरूम्स में पढ़ाई के लिए उसमें कमी आई है। उसके कई कारण हो सकते हैं,
लेकिन मेरा अगर एक लाइन का बायोडाटा आप मुझसे पूछें तो मैं कह सकता हूँ कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ एक आम नागरिक हूँ, और जो मेरे माता-पिता, मेरे शिक्षकों और मेरे शुभचिंतकों और आप जैसे लोगों की दुआओं से कुलपति के पद पर भी मुझे बैठने का मौका मिला। और मुझे लगता है कि ये पद कोई बहुत ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये मुझे लगता है कि अचीवमेंट के साथ ये ज़िम्मेदारी दी गई है। जी, बिल्कुल। ये मुझे पद नहीं दिया गया है, मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है। मैं पद की तरह से लेता भी नहीं हूँ। जी। मैं इसे ज़िम्मेदारी की तरह लेता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही नया-सा विश्वविद्यालय है। तो अगर मैं इसको पद की तरह यूज़ करूँगा या पद की तरह अपने आप को सोचूँगा, शायद मैं काम नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं पद से ज़्यादा इसको ज़िम्मेदारी की तरह लेता हूँ, और जितना मुझसे बन पाता है सभी लोगों के सहयोग से, तो मेरा तो ये मानना है कि विश्वविद्यालय सबका है। जी। सबके सहयोग से आगे बढ़ाया जा सकता है, सबके सहयोग से सुधारा जा सकता है। उसमें समाज भी आता है, सरकारें भी आती हैं, राजनीति भी आती है, छात्र भी आते हैं और अभिभावक भी आते हैं, कर्मचारी भी आते हैं। इन सबको मिलकर के जब हम चलेंगे तो डेफ़िनेटली आज से कुछ सालों बाद, क्योंकि अभी तो 2020 में ये बना, मुश्किल से 5 साल इस विश्वविद्यालय को हो रहे हैं, और मेरा मानना है कि हम सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। जी। सर, बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने बारे में भी और मैं कहूँगा एक रोड मैप जो एसएसजे का है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि हम अभी क्योंकि बहुत नए हैं, सभी लोग, क्योंकि आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि एक अच्छा प्रशासक वो होता है जो सबको साथ लेके चलता है। चाहे वो हमारा कर्मचारी वर्ग हो, चाहे हमारा विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे हमारा जो स्टाफ है उनको लेके। सर, एक बात, क्योंकि मैंने भी इसी विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी है और मैंने इसी कैंपस से मेरी बैचलर्स यहीं से हुई है, फिर मैंने मास्टर्स यहीं से किया है और मेरे मास कॉम की पढ़ाई यहीं से हुई है। तो मैंने एक चीज़ सर देखी है, जो एसएसजे में लगातार बच्चे भी इस बात से बहुत परेशान हैं सर, वो है कि रिजल्ट में लगातार जो हमारा पोर्टल है, शायद वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता। सर, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि आज लोगों से हम अलग-अलग मुँह से बातें सुनते हैं। आज हम मुखिया से, जो हमारे यूनिवर्सिटी के मुखिया हैं, हम उनके मुँह से हमारे बच्चों के लिए भी एक जवाब सुनना चाहेंगे कि क्या इसमें कमी आ रही है? बिल्कुल बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं कुलपति के रूप में यहाँ आया, मेरे पास सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि मुझे बच्चों ने बताया कि सर हमारे कई सालों के रिज़ल्ट्स या तो ठीक नहीं हुए या देरी से आ रहे हैं। तो मैंने वो जो पोर्टल चलाने वाली टीम थी, उनको व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे बुलाया। मैंने उनसे कहा कि आप इसको अगले 6 महीने में ठीक करें, और उसी दिन मैंने एक शिकायती पखवाड़ा चलाया, जिसमें मैंने बच्चों से कहा, एक मैंने खुद ही उस फॉर्म को डिज़ाइन किया, उसको अपलोड किया साइट पे, जी। और मैंने कहा बच्चों से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, उसमें अपनी कंप्लेंट लिखनी है और सीधे वाइस चांसलर को भेज देना है या कंट्रोलर को भेज देना है। बस उसमें आपको करना है क्या कि अपने प्रिंसिपल से फॉरवर्ड कराना है, कि मुझे पता चले अगर कोई बच्चा कह रहा है कि किसी कॉलेज में उसकी मार्कशीट नहीं आई है, तो मुझे उसका प्रिंसिपल का वेरिफिकेशन भी चाहिए सच में नहीं आई है। तो इस तरह की मेरे पास जो एप्लीकेशन आई, तो पहले फिर मैंने सोचा कि ऐसे रैंडमली ना बुला के फिर मैंने कॉलेज वाइज वहाँ के जो इंचार्ज थे एग्जाम के, उनको बुलाया। वो करीब 3,500-4 हज़ार जो पेंडिंग एप्लीकेशन थी, वो मेरे आते ही 6 महीने के अंदर मैंने क्लियर कर दी थी, जिससे 5-6 हज़ार बच्चों को फायदा हुआ। उसके बाद उस एजेंसी की परफॉर्मेंस, क्योंकि बहुत दिनों से थी और ऐसा भी नहीं था कभी किसी एक ही एजेंसी को बहुत दिनों तक आप रखें, वो भी कभी लगता है कि हो सकता है उससे बेटर भी हो। जी। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से भी मानना है कि ऑप्शन और जो है अपॉर्चुनिटीज खुली रहनी चाहिए। बिल्कुल। आज मेरे पास अगर 4 लोग कहते हैं कि हम बहुत अच्छे टीचर हैं, जी। ठीक है, उनने आज काम कर रहे हैं, वो आप काम कर रहे हैं, कल को हो सकता है उससे बेहतरीन आ जाए, तो मुझे उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी खुली रखनी चाहिए, इनसे भी बेहतर है तो वो भी आए। बिल्कुल। तो कि मेरा काम है कि यहाँ बेहतर से बेहतर लोग आए। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपने 3 साल काम कर लिया, आपका ट्रबल शूटिंग हो गया, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो गया, तो हम जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट अब रिन्यू नहीं करें। तो मैंने वो जो एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। जी। इसी दौरान हमने एक दूसरे किसी एजेंसी को काम दिया, जिसका पहला काम दिया है, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर करना इस साल तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी, क्योंकि हमने करीब सारे रिजल्ट टाइमली निकाल दिए हैं। जी। जो पुराना है, बैकलॉग जिसको कहते हैं, बैकलॉग अभी बचा है। जितना मैंने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अभी नए ज्वाइन किए हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आपकी सबसे पहली ड्यूटी ये है कि आप मुझे बैकलॉग क्लियर करके दें। जो मुझे वही बताया गया कि शायद 10 या 15 दिन के अंदर बैकलॉग सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं सारे महाविद्यालयों के प्रिंसिपल से एक लेटर लिखने वाला हूं कि आप मुझे अब बताइए, अब भी कोई बैकलॉग है, अदरवाइज आप मुझे लिखिए कि देयर इज नो बैकलॉग। उन सबसे नो ड्यूज लेने वाला हूं, रजिस्ट्रार के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, भाई कोई ड्यू नहीं, मार्कशीट ड्यू नहीं है।
तो मेरा ये है कि बच्चे को मार्कशीट के लिए, डिग्री के लिए बहुत ज्यादा देर पहले तो यूनिवर्सिटी का चक्कर ही नहीं लगाने चाहिए। बिल्कुल अभी बहुत सारी चीजें अगर आप पोर्टल में देखेंगे, अब बच्चों को माइग्रेशन के लिए यहाँ नहीं आना पड़ता, बिल्कुल बच्चों को ऑनलाइन कर दिया, आप डाउनलोड करें ले जाएं। मार्कशीट भी हमने ऐसे ही कर दिया, अब ज्यादातर बच्चे जो हैं खुद ही डाउनलोड कर ले रहे हैं। ये चेंज हुआ है पिछले 4-5 महीनों में। तो अब मैं बच्चों को ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि देखिए चीजें ट्रैक पे लाने में बहुत, क्योंकि जादुई छड़ी किसी के पास नहीं होती है, क्योंकि पहले प्रॉब्लम क्या होती है आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, ट्रबल शूटिंग उसके बाद का स्टेप है। तो पहले मैंने कहा कि आइडेंटिफाई मैंने प्रॉब्लम कर ली कि कहाँ पे प्रॉब्लम थी, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई हैं। बहुत थोड़ी सी एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम रह गई हैं, डेफिनेटली उनको बहुत जल्दी दुरुस्त कर लिया जाएगा। मेरा विश्वास है कि अगली मुलाकात आपसे जब मेरी होगी तो उसमें आप मुझसे सुनेंगे कि हमारे रिजल्ट की अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही। बिल्कुल सर, मैं यही बात कहने वाला था कि सर मैं दोबारा जब आपसे मिलूं तो इस प्रकार की कोई समस्याएं ना हो। और बहुत खुशी की बात है सर, आपके पास एक अच्छा रोड मैप उसके लिए है, क्योंकि सर बहुत अच्छी चीज जो होती है आप ही से हमने सीखा है कि पहले प्रॉब्लम को समझना लगा, मतलब एक मैं कहूंगा कि आवेश में आके डिसीजन लेने से ज्यादा बेहतर है पहले प्रॉब्लम को समझना, फिर उस पर प्रोसेस करना कि क्या इस पे हो सकता है। सर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि आज आप और मैं अल्मोड़ा में बैठे हैं, तो हम बहुत सारे लोगों में एक मैं कहूँगा मिथक है कि अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी सिर्फ अल्मोड़ा तक है, जबकि हमारी यूनिवर्सिटी पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर के उन दूरस्थ क्षेत्रों तक भी है, जहाँ के महाविद्यालयों के बच्चे कोई भी छोटी से छोटी परेशानी के लिए उन्हें वहां से सर यहाँ आना पड़ता है। और कहीं ना कहीं सर, चाहे वो रिजल्ट के केसेस में हो, चाहे वो एडमिशन के लिए हो, बच्चों को काफी दूर से यहाँ आना होता है। लेकिन सर पिछले कुछ समय से अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये मैं इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, मैं सर आपको एक उदाहरण दूं, 2017 में जब हम यहाँ आते थे एडमिशन के लिए, तो अल्मोड़ा में एडमिशन लेना, क्योंकि सर मेरा गृह जनपद बागेश्वर है, मैं गरुड़ से था, तो वहाँ हमारे लिए अल्मोड़ा में एडमिशन लेना ऑक्सफर्ड में एडमिशन लेने जैसा होता था। और वाकई में एक मैं कहूँगा अल्मोड़ा की अपनी एक छाप थी, एक एजुकेशन हब के रूप में अपनी छाप थी। लेकिन आज सर कहीं ना कहीं एक एक कौतूहल होता था, एक उत्साह होता था, मेरिट लगती थी, 5-5 6-6 मेरिटें लगती थी, और एक मतलब मैं कहूँगा कॉम्पिटिटिव नेचर हमने तब देखा था यहाँ। लेकिन आज सर एक उदासीन हीनता यहाँ देखने को मिलती है, बच्चों का जो एडमिशन जिस लेवल पे होता था उस लेवल पे नहीं हो पा रहा। सर इसमें आपको क्या लगता है, कहाँ कमी रही? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बल्कि ये विश्वविद्यालय जो शोभन सिंह जीना विश्व उस तक ही सीमित नहीं है, जी ये पूरे राष्ट्र तक सीमित है। आपको बताओ राष्ट्र में फैला हुआ है। पिछले दशक में क्या हुआ है मैं आपको बताऊं, पिछले दशक जाएंगे 2 दशक पहले, आपने देखा होगा कि हर स्टेट में 100 से 200 इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले, जी और कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा नहीं था जिसमें बच्चे फुल नहीं होते थे। जी बिल्कुल, सब लोग, हर बच्चा आपको बीटेक मिलता था। जी 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 उसके तुरंत बाद ऐसा हुआ कि इंडस्ट्री में उतने डिमांड और सप्लाई पे चीजें चलती हैं। जी बिल्कुल, इंडस्ट्री में इतनी स्पेस नहीं थी कि जहां इतने बीटेक बच्चों को हाँ एब्जॉर्ब किया जा एब्जॉर्ब सके। किया जा सकता है, तो बिल्कुल। उसके बाद ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ, लोग फिर विश्वविद्यालयों की तरफ, बेसिक साइंसेज की या क्लासिकल साइंसेज की तरफ या ह्यूमैनिटीज की तरफ आए। जी ऐसा ही ट्रेंड क्या हुआ, इसके बाद बदला थोड़ा, आईटी में चेंजेस जब आए, उसके बाद पिछले 5-6 सालों से हम देख रहे हैं, ये जो आप बता रहे हैं मुझे कुमाऊं विश्वविद्यालय, अगर जो आप क्षेत्र मुझे बता रहे हैं, मेरा तो व्यक्तिगत रूप से मानना है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय की जो सही डेफिनेशन है, एक्चुअल जो कुमाऊं के बच्चे हैं वो तो यहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब मेरे पास मेरा जो जुडिक्शन है वो 4 जिलों का है, जी चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। ये पूरे पहाड़ी क्षेत्र है, पूर्ण रूप से पहाड़ी जी क्षेत्र है। बिल्कुल, ठीक है 100% नहीं, बात है। नैनीताल और उधम सिंह नगर, तो उधम सिंह में तो तराई, पूरा तराई क्षेत्र है, और नैनीताल आधा प्लेन्स में है। जी तो ये पूर्ण रूप से अगर कोई पर्वतीय विश्वविद्यालय है यहाँ पे कुमाऊं, तो यही है, जी और सभी पर्वतीय बच्चे यहीं पढ़ते हैं। जी मेरा ये मानना है कि ये जो बच्चे आते हैं, ये डेफिनेटली जैसा आपने कहा गरुड़ से आते हैं, और इत्तेफाक से मैं आपको बताऊं कि मेरा जो रियली पैतृक गांव है वो गरुड़ के पास में ही है। मैं कत्यूर वैली से ही मेरा संबंध रहा है, क्योंकि मैं उस डायनेस्टी को बिलोंग करता हूँ। जी तो मेरा ये मानना, वो जो बच्चे आते हैं ऑक्सफोर्ड में हम भी जब पढ़ते थे, जब मैं भी उखलकांडा से आया था, नैनीताल पर डीएसबी कैंपस में एडमिशन लेना भी ऐसा ही होता था, आज बिल्कुल भी ऐसा होता है। लेकिन अब चीजें बदली हैं, चीजें बदली। ये चीजें क्यों बदली हैं, 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज, बच्चे को अब इतनी अवेयरनेस आ गई। हम सोच रहे हैं कि बच्चों में अवेयरनेस नहीं आई है, जी बच्चों में अवेयरनेस आ गई है। जी आ इसलिए गई है, वो चाहते हैं कि अगर मैंने ये डिग्री ली, इसके बाद क्या मेरी दाल रोटी सिक्योर है, जी बिल्कुल, मेरी रोजी रोटी हो जाएगी। जी तो इसलिए बच्चे क्या करें, जो भी उन्हें प्रोफेशनल कोर्स मिल रहा है, जी वो सोचते हैं, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, चाहे बीबीए हो, चाहे एमबीए हो, चाहे बीसीए हो, बीएससी आईटी हो, ऐसे जो रोजगार परक कोर्सेज हैं, विषय हैं, बच्चों का रुझान उस तरफ है।
जी बिल्कुल। और हमारे जैसे जो विश्वविद्यालय इस तरह के विश्वविद्यालय, यहाँ अभी रोजगार परक उतने कोर्सेज नहीं। जैसे मैं बताऊं, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में अगर पूर्ण रूप से हो, जैसे आप मेरे बीसीए के कोर्स में जाएंगे तो आज भी सीटें मिलना मुश्किल हो जाता जी है। बिल्कुल। और अभी तो मैं आपको बता के आपको बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि अभी महामहिम राज्यपाल आए थे, तो उनको मैं ले गया था। मैंने जो आने के बाद कंप्यूटर लेबोरेटरी चेंज करी है, क्योंकि पहले जो कंप्यूटर लैब थी, उस कंप्यूटर लैब के सिस्टम इस लायक नहीं थे, उसमें प्रोग्रामिंग की जा सकती थी। तो मैंने वो 50 नए कंप्यूटर लगा के उस नई कंप्यूटर लैब वहाँ कर दी है। तो अब तो और ज्यादा बच्चों की शायद डिमांड बढ़ गई है। प्लस उसके साथ ही महामहिम ने हमें कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब बनाइए। अब वो जल्दी, अगर 6 महीने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब बनती है तो अगले साल और मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि कुछ हद तक तो ये है कि बच्चों को यहाँ, जैसे हमारे महाविद्यालयों में या हमारे कैंपसेज में वो प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं मिल रहे हैं जिनमें करीब करीब रोजगार की गारंटी होती है। अगर मैं कहूँ कि अगर मेरे पास होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता, अगर मेरे पास बायोटेक्नोलॉजी का एक कोर्स होता, या मेरे पास बीएससी आईटी, एमएससी आईटी, बीसीए, एमसीए, एमबीए, बीसीए ये सब होता, या फायर सिक्योरिटी जैसा कोर्स होता, फॉरेंसिक साइंस जैसा होता, जबकि नैनीताल में इससे पहले जब वहां था तो वही उसी कोर्स को देखता था, डीन था नैनीताल में। एमएससी फॉरेंसिक साइंस है, हम बीएससी फॉरेंसिक साइंस होता, बायोमेडिकल साइंस होता, बीएससी लैब टेक्नोलॉजी होता। ये ऐसे कोर्सेज हैं अगर आपको सरकारी जॉब ना भी मिले। जी बिल्कुल। देखिए आज की दिमाग, आप ये बात तो अपने हमको दिमाग से निकालनी पड़ेगी, बच्चों को भी, हम सबको, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। क्योंकि सरकारी नौकरी केवल 100 नौकरियों में से 3 या 2 या 3 नौकरियां सरकारी होती हैं, बाकी नौकरियां प्राइवेट सेक्टर की होती हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी जो नौकरियां होती है, जो सबसे बड़ा परसेंटेज होता है वो सर्विस सेक्टर का होता है। और सर्विस सेक्टर में जब आपको जॉब्स मिलती है, बहुत जॉब है वहां पे, उस जॉब, सर्विस सेक्टर की जॉब को आपको प्रोफेशनली ट्रेंड होना पड़ता है। सर्विस सेक्टर में आप तभी सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे आपको वहां दुबई, उदाहरण दो सिंगापुर और दुबई का। दुबई में तो खेती नहीं होती है, दुबई में तो पीने का पानी भी नहीं है। मैं तो जितनी बार गया तो मैंने देखा कि कहीं तो वहां रोड से ड्रॉपिंग होती है एयर की। तो वहां पे लेकिन सबसे बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत ही रिच है, बहुत ही अच्छा कर रही है, इसलिए क्योंकि वहां पे बहुत सारी सर्विस सेक्टर की जॉब्स हैं। दुनिया के बड़े बड़े इवेंट वहां होते हैं, लोग इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, उससे लोगों को जॉब मिलती है। तो इसी तरह का मेरा मानना है, अगर सर्विस सेक्टर की जॉब्स हम यहाँ क्रिएट करें, गवर्नमेंट इसमें कुछ मदद करे, या लोकल लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। थोड़े हद तक सोचिए, हमने होम स्टे की बात करी, बच्चों ने किए, लेकिन होम स्टे चलाने के लिए बच्चे की एक बेसिक ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे आप मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थी हैं, तो मैंने यहाँ कहा कि भाई मास कम्युनिकेशन में एक ही स्पेशल क्यों हो सकता है। मैंने इस साल कोशिश की है कि फोटो जर्नलिज्म शुरू करें। अगर आप डिप्लोमा इन फोटो जर्नलिज्म शुरू करें, हमारे जितने मंदिर हैं पूरे उत्तराखंड में, जिस शैली के मंदिर हैं, जितने पुराने मंदिर हैं, शायद ही किसी स्टेट में इतने मंदिर होंगे। हर कदम में आपको मंदिर मिल जाएंगे, हर कदम में आपने डिफरेंट यूनिक स्टाइल के नॉले मिल जाएंगे, गुफाएं मिल जाएंगी। अगर बच्चे एक आर्कियोलॉजी या फोटो जर्नलिज्म करने लग जाएं, जॉब्स हैं, टूरिस्ट गाइड बन जाए। टूरिस्ट गाइड का मतलब कोई छोटा मोटा काम नहीं है। टूरिस्ट गाइड का मतलब आपको बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, एक्सपोजर अच्छा चाहिए आपको। बिल्कुल, आपको भाषा में कमांड होनी चाहिए, आपकी नॉलेज में, कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। भाई आपके जो कस्टमर हैं वो एक आम आदमी भी हो सकता है और एक फॉरेनर भी हो सकता है। तो मेरा कहना है ऐसी जॉब, इस तरह के कोर्सेज अगर होंगे तो ये जो इस तरह का, ये बेसिकली क्या है, ये शैक्षणिक पलायन है। हम जब पलायन की बात करते हैं तो उसमें पलायन वर्ड के अंदर बहुत सारे पलायन है। कोई चिकित्सा के लिए पलायन कर रहा है, कोई रोजगार के लिए पलायन कर रहा है, कोई शिक्षा के लिए कर रहा है, कोई सोच रहा है कि वो कंप्लीट माइग्रेशन भी नहीं है। कभी आप देखेंगे, जैसे आप ने बताया कि आप बागेश्वर की तरह रहने वाले हैं, एक माइग्रेशन ऐसा है जो शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन है। पता चल रहा है कि कपकोट का आदमी माइग्रेट कर रहा है बागेश्वर तक, उसका माइग्रेशन डिस्टेंस है 20 किलोमीटर बस। तो ये छोटे माइग्रेशन भी है। ये छोटे माइग्रेशन किस लिए हैं? फॉर एजुकेशन, फॉर मेडिकल फैसिलिटीज। तो ऐसा नहीं कि एजुकेशन कोई का मतलब ये है कि पलायन का मतलब ये है कि आदमी बागेश्वर से दिल्ली उतर रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन भी है। तो हमको इसको समसामयिक चर्चा इस पे करनी चाहिए कि हमारे पलायन कितने तरह के हैं, किन वजहों से हैं और कैसे उसको रोका जा सकता है। और एक बाई चॉइस होता है माइग्रेशन। बाई चॉइस का मतलब ये है कि आदमी के पास लग्जरी, आप सोचें कि मेरा एक बहुत अच्छा घर तो भैया कौसानी में भी हो, जहां मेरा समर कॉटेज हो, और एक मेरा घर बॉम्बे में भी हो, समुद्र किनारे हो। ये माइग्रेशन जो है किन लोगों का है? जो रिच लोग, विकसित माइग्रेशन। इसको कहते हैं हम माइग्रेशन बाई चॉइस। तो ये माइग्रेशन के कई शाखाएं हैं, इनमें एक बड़ी डिबेट की जरूरत है। हमको उत्तराखंड को इसमें बड़ी डिबेट की जरूरत है, चाहे वो कुमाऊं का प्रभाग हो, भूभाग हो, या गढ़वाल का हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने, मैं कहूँगा कि एक विस्तृत जो इस प्रश्न पर आपने, मतलब मैं कहूँगा कि हम सभी को सोचने पे आपने मजबूर किया है, और बहुत अच्छा हमें चर्चा करते हुए लग भी रहा है। मैं निरंतर सीख रहा हूँ। मैं एक आपसे अपना संस्मरण सर शेयर करूं, क्योंकि मैं करीब 12 साल से बिजनेस कर रहा हूं सर। मेरी उम्र काफ़ी कम थी, मैं तब से बिजनेस कर रहा हूं। और क्योंकि मैंने बीएससी करी,
मैंने एमएससी करी और मैंने करीब अल्मोड़ा में 7 साल तक अध्यापन का काम करा। मैंने करीब 2-2.5 हज़ार बच्चे मैंने पढ़ाए। और मैंने एक चीज़ देखी सर, जो आपने बात कही, क्योंकि मैं सर इंस्पायर का स्कॉलर रहा हूँ लगातार। तो उसके बाद भी मेरे से कई बार मेरे घर वालों ने या लोगों ने कहा कि आप सरकारी नौकरी की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं सरकारी नौकरी की तरफ ऐसा नहीं कि मुझे चॉइस नहीं है, लेकिन मुझे जब मेरी उम्र 25 साल 30 साल ऐसी हो जाए और तब मुझे मायूसी नहीं देखनी। मैं कम से कम एक स्किल अपने अंदर डेवलप करके रखूं कि जहां मैं आगे बढ़ सकूं। और उसके लिए मैं कहूंगा सर, आपने अपनी बात में भी कहा था प्रोफेशनल कोर्सेज जो बहुत जरूरी हैं सर, क्योंकि वो आपकी स्किल को डेवलप करते हैं। मैं कहूंगा कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल हमारी जो एजुकेशन चली आ रही है आज, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एरा है, हमें बदलाव की जरूरत है। और सर युवा होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बदलाव लाऊं। इसीलिए सर हम एक नया कंसेप्ट भी अल्मोड़ा में लेके आए पॉडकास्ट का। हमने कहा कि इस पे बात करेंगे और ये आगे चलेगा सर। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप हमारे गुरु हैं, मैं ये कंसेप्ट चलेंगे। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ सर, अभी हम थंबनेल बनाते हैं सर यूट्यूब के लिए। हमने अल्मोड़ा में बीसीए के बच्चों से हमने कहा कि आप हमें थंबनेल बना के दीजिए, जो पैसा हम किसी और को दे रहे हैं वो पैसा हम आपको देंगे, आपकी पॉकेट मनी निकलेगी, आपका जो भी कॉपी किताब का खर्चा है आपका वो निकलेगा। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, एक बच्चा अच्छा थंबनेल नहीं बना पाया, ये बड़ा दुख का विषय है सर। हम चाह रहे हैं अच्छे एडिटर हमारे वहाँ डेवलप हो, अच्छे कैमरामैन। सर मेरे पास अभी 12 लड़के काम करते हैं, हमें अल्मोड़ा से सर एक अच्छा कैमरामैन नहीं मिल पा रहा, एक अच्छा फोटोग्राफर हमें नहीं मिल पा रहा सर। आपने अभी टूरिस्ट गाइड की बात करी, क्योंकि मैं तो कत्यूर से हूँ। मुझे तो जब टूरिस्ट गाइड की डेफिनेशन पता नहीं थी, उससे पहले मैं गाइडिंग कर रहा था। हम बैजनाथ में थे, कौसानी में थे। मेरी इंग्लिश सर मैंने किताबों से ना सीख के, मैंने फॉरनर से इंग्लिश सीखी। तो मुझे बड़ा दुख होता है सर कि जब हमें शायद जरूरत थी, हमें कोई बताता। एक तो सर मैं कहूँगा करियर काउंसलिंग की बहुत जरूरत है सर हमारे पहाड़ में, क्योंकि हमें बताया ही नहीं जाता कि हम क्या कर सकते हैं। शायद हमारे पोटेंशियल को सर आप पहचान सकते हो, क्योंकि आप वो जोहरी हो जो हमारे हुनर को देख सकते हैं। लेकिन आज पहाड़ में सर प्रोफेशनल कोर्सेज की बहुत जरूरत है सर। ये मेरा आपसे निवेदन भी है, और हमारे चैनल के माध्यम से जहां जहां तक हमारी आवाज जा रही है, क्योंकि सरकारी नौकरी जैसा आपने कहा सर हर किसी को नहीं मिल सकती, और खासकर तब जब, मैं तो कहूंगा सर सरकारी नौकरी ऑप्शन होना चाहिए आपका। सब कुछ आपने आज सर देखिए, आज के बच्चों ने प्रायोरिटी बना दी, उसको सबसे ऊपर उसको रख दिया। और समाज में मैं कहूंगा सर जो अभी एक नया वर्ड सर आया है, डिप्रेशन, एक नया वर्ड आया है कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। शायद सर इसी वजह से हो रहा है। मेरी समझ ये कहती है कि जब आप 25, 26, 27 साल की उम्र में जब आप पीछे को देख रहे हो, जब आपके पास हाथ में कुछ नहीं है, आपने अपने अटेम्प्ट सारे लगा दिए हैं और आप देखते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रोफेशनल कोर्सेज पर आज हमारी शोभन सिंह जूनियर यूनिवर्सिटी की स्थिति क्या है, और हम आने वाले 5 सालों में क्या डिलीवर करने वाले हैं सर बच्चों को। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, एज ए वाइस चांसलर मैंने कंप्लीट चारों कैंपसेस का सर्वे किया। उसके बाद मैं करीब 70-80% कॉलेजेस में व्यक्तिगत रूप से जा चुका हूँ, बच्चों से मिलता हूँ। मैं जब भी जाता हूँ मैं बच्चों से मिलता हूँ, क्योंकि मुझे टीचर्स की समस्याओं का निदान मैं नहीं कर सकता, मैं बच्चों की समस्याओं का निदान कुछ हद तक कर सकता हूँ। तो मैं बच्चों से मिलता हूँ, जो बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया मैं आपको बताऊँ। उनका कहना है कि प्रोफेशनल कोर्सेज हमें चाहिए, तो उसके लिए चाहिए बच्चों को, और मुझे भी लाने चाहिए। तो मैंने उसका एक बहुत अच्छा सा प्रपोजल करीब आज से 4-5 महीने पहले भारत उत्तराखंड सरकार को भेजा है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, बायोमेडिकल साइंस, बीएससी लैब टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म, फोटो जर्नलिज्म, फायर सिक्योरिटी, फायर सेफ्टी, इस तरह के कोर्सेज, बीबीए, एमबीए, फार्मेसी रिलेटेड कोर्सेज और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह के कोर्सेज का एक प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को भेजा है जी। अगर मुझे लगता है कि जो मेरा रोड मैप है, उस रोड मैप पे अगर सरकार किसी हद तक भी एग्री हो जाए, अगर 50% को भी उसको कर देंगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अगर मैं सारे कैंपसेज में, आपके कॉलेजेस में तो चलो मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, मेरे अधिकार क्षेत्र में जो चारों कैंपस आते हैं, अगर मैं चारों कैंपसेज में बीसीए में 100 सीट और एमसीए में 50 सीट हैं, तो 200 बच्चे एमसीए और 400 बच्चे हर साल बीसीए करेंगे। तो आप सोचिए, जब 600 बच्चे यहीं के यहीं पढ़ रहे होंगे और गवर्नमेंट फीस पे पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल तो बाहर जाएंगे नहीं। और उसके लिए मुझे क्या चाहिए? उसके लिए कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं बीसीए और एमसीए करना। उसके लिए आपको क्या चाहिए? अच्छा सिस्टम चाहिए, अच्छा टीचर चाहिए, जो आपने बताया कि हमको एक अच्छी फैकल्टी चाहिए और अच्छे सिस्टम चाहिए, तो उसके साथ हम ऐसा अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहीं पे तैयार कर सकते हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर यहीं तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए लेकिन है कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आज की डेट में क्या है, क्योंकि अभी 5 साल इसको बने हुए हैं, नई यूनिवर्सिटी तो बन गई, ये ठीक है, आपने माना कि पहले 2 थी, एक थी, इसके बाद 2 कर दिए गए, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है, यूनिवर्सिटी बनाने देने से वो यूनिवर्सिटी नहीं बनती है। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी बनने की और उसका पूरा शेप लेने में उसे टाइम लगता है। हम आज बीएचयू को देखते हैं,
महामना मदन मालवीय ने जब उसको शुरू किया, तब शुरू किया होगा तो वो शायद 3 सेट में चलती थी, छोटे छोटे स्ट्रक्चर में चलती थी। उसको बीएचयू को इस स्टेज में पहुंचने में लंबा अरसा लगा। उसमें समाज का भी योगदान था, जैसे मालवीय साहब ने कहा था सब लोग कंट्रीब्यूट करिए, हर रोज दिए, कुछ नहीं तो कोई आटा ही दे दिए, चावल ही दे दिए। 1970 से कंट्रीब्यूट। तो हमको अगर इस विश्वविद्यालय को बड़ा बनना है, हम पूरी तरह सरकार पे भी निर्भर नहीं रह सकते हैं, हमें सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज भी खोलने पड़ेंगे, जिसके लिए बच्चों को, मेरा कहना है कि बच्चे हमारे जो हैं यहाँ से ऐसा कोर्स करने के लिए जो यहाँ पे अवेलेबल है, जो बागेश्वर में, अगर बागेश्वर में खोल दिया जाए बीसीए और अच्छी फैकल्टी दिया जाए, बच्चा 10 लाख का लोन लेके नैनीताल नहीं, देहरादून, मेरठ या गाजियाबाद या दिल्ली क्यों जाएगा? बिल्कुल। अच्छा, वो लोन कहाँ से आ रहा है? बात वो एजुकेशन लोन है। एजुकेशन लोन चुकाना तो माँ बाप को ही है, या आपकी जॉब इमीडिएटली तो इतनी बड़ी जॉब लगनी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि आईटी सेक्टर में भी सैचुरेशन है। तो ऐसी चीजें तलाशनी होंगी। जैसे आप भी बता रहे थे अच्छे फोटोग्राफर के बारे में, मैं आपको बताऊंगा, एक एग्जाम्पल की तरफ बताऊं, क्योंकि ये नई जनरेशन है, मतलब ये बेसिकली मैं नई जनरेशन के लिए कहना चाहता हूँ। एक बच्चा अगर अच्छा फोटोग्राफर है, वो 1 महीने में कम से कम 50,000 रुपए कमा सकता है। बिल्कुल, बेशक बेशक। कैसे कमा, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम में एक मुख्य अतिथि था, वहां एक मुझे बच्ची मिली, तो उससे मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हो? उसने कहा सर मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं कुछ लोगों को प्री वेडिंग शूट के लिए कन्विंस करने आई हूँ। तो मैंने कहा बेटा ये क्या होता है? तो वो कहने लगा सर आजकल जो है फोटोग्राफी में, मैरिजेस में बहुत सारे सेगमेंट में फोटोग्राफी होती है। वो बोले कि पहले जो है इंगेजमेंट की फोटोग्राफी होती है, उसकी अलग एल्बम होती है, उसके बाद प्री वेडिंग फोटोग्राफी होती है, फिर वेडिंग सेरेमनी होती है, फिर पोस्ट वेडिंग सेरेमनी लड़कियां के जाके थे, उसके बाद फिर उनकी जो जाते हैं घूमने उसकी फोटोग्राफी होती है। 5-6 फोटोग्राफी जो होती हैं, वो बोली कि टोटल कॉस्ट एक मैरिज में फोटोग्राफी की कॉस्ट जो होती है करीब करीब 5-6 लाख रुपए होती है। बिल्कुल, बेशक सर, बेशक। इंक्लूडिंग आपको सीडी, पेन ड्राइव में भी देंगे, हार्ड भी देंगे, और हार्ड में भी उनका विजुअल एडिटिंग के साथ देते हैं, सारी एडिटिंग के साथ देते हैं। उसने कहा कि वो करीब, अगर एक लड़का शादी के एक सीजन में एक वेडिंग को भी पूरा कवर कर ले, 6 लाख रुपए ले, तो 50,000 रुपए तो मैंने कहोगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक जो मुझे लगता है, मैं अपने बच्चों को देख करके, हम कभी जॉब को क्लासिफाई कर देते हैं, ये वाला तो बहुत अच्छा जॉब है, ये वाला बहुत खराब जॉब है। आप बताइए किसी जॉब की अहमियत कब कम होती है? जब उसका आपका नजरिया उसको देखने का कम करता है। ये जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, क्या उनका जॉब छोटा है? सबसे बड़ा जॉब है। क्या हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है हॉस्पिटल में, उनका जॉब छोटा है? वो सबसे बड़े जॉब हम सर्विसेज दे रहे हैं, वो सर्विस इतनी बढ़िया सर्विस हमें दे रहे हैं। तो हमको छोटे बड़े जॉब में क्लासिफाई नहीं करना चाहिए। आपको जो जॉब दिया गया उसमें आप बेस्ट डिलीवर करिए, तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा और आप अर्न भी करेंगे और आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी। बिल्कुल, रिकॉग्निशन भी मिलेगी। तो हम अगर ये चाहें, हम बच्चे ये चाहें कि भाई हमें इमीडिएटली बीए और एमए या जो भी ग्रेजुएशन या पीजी करने के बाद तुरंत एक ऑफिस मिल जाए जिसमें 3-4 लोग हों जो उनके साथ काम करें और उनको एक रिवॉल्विंग चेयर मिल जाए, ऐसा बहुत मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्योंकि इतना कंपटीशन है। मिलेगी, आपको मिलेगी, लेकिन स्टेप वाइज मिलेगी, धैर्य के साथ मिलेगी। क्योंकि और हमारे जो बच्चे हैं वो एक्सेल करते हैं, मैं आपको बताऊं, वो यहाँ कहीं पे उनको जो आप करें काउंसलिंग, उसी की जरूरत है। मतलब एक वर्ड है ना कि मैं तो अपने बच्चों को मिसाइल की तरह मानता हूं। अब मिसाइल का क्या है कि अगर मिसाइल गाइडेड है तो देन रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट, बिल्कुल। बट अगर मिसगाइडेड है मिसाइल, दोनों मिसाइल है, एक मिसगाइडेड मिसाइल है, एक गाइडेड मिसाइल है। तो मेरा ये है कि अगर मैं अपने बच्चों को मिसाइल बनाना है तो हमें गाइडेड मिसाइल बनाना है। मेरा काम ही वही है और मेरा विश्वास ये है कि मैं ऐसा शायद जीवन पर्यंत करता रहूंगा। सर, बहुत अच्छा आपका एक विस्तृत विवरण रहा, और इससे कहीं ना कहीं हमें भी सोचने की जरूरत पड़ेगी, और सोचना भी चाहिए। मैं कहूँगा युवा वर्ग को सोचना भी चाहिए, और जहां मार्गदर्शन की जरूरत होगी वहां बेशक आप मार्गदर्शन हमारा करेंगे। सर, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, जैसा कि हम अगर हम बात करें, अल्मोड़ा हमारी शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी की, तो सर पिछले कुछ समय से हमारे रिसर्च में कमी आई है। हम लगातार इस बात पर मतलब बात हो रही थी आपसे पहले, जब आप कुलपति बन के नहीं आए तो उससे पहले भी, क्योंकि मैं मास्टर्स का छात्र हूँ और मेरी भी इच्छा थी कि मैं आगे रिसर्च पर काम करूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक माहौल की कमी यहाँ देखने को मिली। सर आज, क्योंकि 2025 में हम हैं, आज अल्मोड़ा जो हमारा शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय है, उसकी स्थिति रिसर्च में सर क्या है, उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, अब आपको बताऊं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी देखिए, मेरा ये मानना है किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान
दुनिया भर में, क्योंकि विश्वविद्यालय का मतलब यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी है ये सेंटर ऑफ एजुकेशन फॉर एवरीवन ग्लोबली, उसको यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो आपकी पहचान किस चीज़ से होती है? आपकी पहचान पहली होती है कि आपके टीचिंग स्टैंडर्ड से, दूसरी होती है आपकी रिसर्च आउटपुट से, तीसरी होती है आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से। मतलब दुनिया की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, जैसे आपने अगर कभी पिछले साल का ओलंपिक का डेटा उठा के देखेंगे, उसमें जो सबसे ज्यादा मेडल जिन कंट्री जीते वो यूनिवर्सिटीज के बच्चे थे। बिल्कुल। या स्कूल के भी, कुछ तो स्कूल के भी बच्चे थे। तो मेरा ये मानना है कि रिसर्च एक बड़ा कंपोनेंट है। देखो, डिग्री कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी कैंपसेस में ये डिफरेंस है। वहाँ रिसर्च उतनी तेजी से या उतनी जोर से नहीं, या उतने उच्च स्तर पे नहीं की जा सकती, क्योंकि टीचर्स के ट्रांसफर रेगुलरली होते रहते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज में यूजुअली ट्रांसफर बहुत नहीं होते हैं, या एक ही जगह पर आदमी कई सालों तक रहता है। तो उसमें क्या होता है, यूनिवर्सिटीज में सबसे बड़ी है कि आपको मास्टर लेवल से ही रिसर्च के लिए आपको बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा। मैं जब से आया हूँ तब से मैंने सारे टीचर्स को एक साल पहले सारे कैंपसेस के पूरे विश्वविद्यालय के सारे टीचर्स को कहा है कि रिसर्च गेट जो एक एकेडमिक प्लेटफॉर्म है, बहुत बेहतरीन एकेडमिक प्लेटफॉर्म, उस पर गूगल स्कॉलर पे, आप जानते हैं क्योंकि साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस वेब ऑफ साइंस पे, इन सब पे मैंने अकाउंट बनाइए, आप अपने पेपर्स को अपलोड करिए। देखिए, आपने कोई अच्छा काम किया है, आप अगर उसको शेयर नहीं करेंगे दुनिया के साथ तो कैसे किसी को पता चलेगा? आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी यूनिवर्सिटी की विजिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी यूनिवर्सिटी की विजिबिलिटी, आपके देश की विजिबिलिटी बढ़ेगी। तो साइंस में तो ये आप तब आपको पहचाना जाएगा। लेकिन आपको क्वालिटी रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको बियॉन्ड द आवर भी बैठना पड़ सकता है, आपको 5 बजे बाद भी रिसर्च के लिए बैठना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं टीचिंग और में रिसर्च कर सकते हैं, बच्चों में भी होना चाहिए, बैठना चाहिए। तो ये रिसर्च का कल्चर है कि बियॉन्ड द आवर्स आपको काम करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसको आप सरकारी नौकरी तरह ना लें। मैंने टीचर से माना कि 10 to 4 आपकी सरकारी नौकरी, ये तो आपका टीचिंग का ड्यूरेशन है। इस दौरान भी आप रिसर्च कर सकते हैं, इससे पहले और बाद में भी कर सकते हैं। तो पिछले मेरे आने के बाद मुझे ध्यान है, अभी मुख्यमंत्री जो शोध परियोजनाएं हैं वो करीब 8-10 लोगों के पास यहाँ है, कुछ लोगों को और प्रोजेक्ट भी हैं। अभी रिसर्च पे बच्चे थोड़ा सा अट्रैक्ट होने लगे, फैकल्टीज ने भी प्रोजेक्ट भेजने शुरू कर दिए हैं और भेजे हैं। मुझे लग रहा है कि अब पिछले 1 साल में अगर आप रिसर्च गेट पे हमारे पेपर्स देखेंगे, सब बच्चों ने अपनी आईडी बना ली है, क्योंकि मैंने रिसर्च स्कॉलर के वो फ्री दे दिया और सबको फ्री दे दिया है, और टीचर्स को भी सब लोग उस पर दें। विजिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी तो आपको फिर लोग जान, फिर आपका एकेडमिक कोलैबोरेशन बढ़ेगा। इसके लिए मैंने क्या किया कि बहुत सारी फैसिलिटीज हमारे यहाँ नहीं है रिसर्च की, जो टॉप हाई एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है। मैंने कई इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू साइन किए, जैसे बिपकास है नजदीक में, जीबी पंत है यहाँ पे, मेडिकल कॉलेज है, अभी पन्नगर के साथ करने जा रहा हूँ। एक रशिया के साथ मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो भारत का जूलॉजी में सबसे बड़ा संस्थान है, उनसे कर चुका हूँ। तो हमारे बच्चे देश के किसी कोने में जाके जेडीएसआई में रिसर्च कर सकते हैं। तो अब मैंने कहा कि 2 तरह, एक तो इन हाउस जो बच्चे यहाँ करेंगे, एक यहाँ से बाहर जाके कितना कर सकते हैं, उसके लिए भी बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म दिया है। अब बच्चों को जब प्लेटफॉर्म दे दिया, बच्चों को ये सोचना चाहिए कि हमें प्लेटफॉर्म मिला है तो उसे यूज करें। बिल्कुल, तो यूज करेंगे तो मुझे लगता है कुछ दिनों में रिसर्च, और आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा कंपोनेंट आपने छुआ है। कोई भी विश्वविद्यालय सबसे बेहतरीन तरीके से अपनी दुनिया में पहचान बना सकता है अपनी एकेडमिक रिसर्च से, और जो आपके अप्लाइड, अब मैं तो लोकल इश्यूज पे भी रिसर्च करी। बिल्कुल, हम इस विश्व, अगर हम अल्मोड़ा के एग्रीकल्चर पे, अल्मोड़ा के वाटर सेट पे, अल्मोड़ा के नौलों और धारों पे हम रिसर्च नहीं करेंगे तो बाहर वाला थोड़ी आके करेगा। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। मंदिरों पे हम रिसर्च नहीं करेंगे, उनके आर्किटेक्ट पे और उनकी स्पिरिचुअल वैल्यूज पे, या यहाँ के फॉरेस्ट फायर पे, अगर फॉरेस्ट फायर पे हम रिसर्च कर सकते हैं। हमारे सामने आग लगती है, हमारे सामने बुझती है, हम कभी कम हुई कभी ज्यादा हुई। यहाँ की जो फ्लोरा और फोना है हमसे बेहतर कौन जानता है? मतलब एक आदमी वेस्ट बंगाल से आके या कहीं बेंगलोर से आके पिंडारी ग्लेशियर चढ़े, वहां से रिसर्च करे, बट हमारे बच्चे तो ऑलरेडी एक्लेमेटाइज होने की जरूरत नहीं है, वो तो तुरंत ही चढ़ जाएंगे। तो हमें रिसर्च में भी फोकस करना चाहिए कि हम लोकल इश्यूज ऐसी रिसर्च करें जो लोकल इश्यूज को एड्रेस कर पाए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसा कि हमने अपने पहले बातों में कहा कि आपके पास, मैं कहूँगा कि वैश्विक स्तर का एक जो अनुभव है, उससे कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को, हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, उनको निश्चित ही मैं कहूँगा कि आपका मार्गदर्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, आपके अनुभव का भी उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। सर, क्योंकि समय की कमी है, मैं लास्ट अपने 2 सवालों के साथ मैं समाप्त करूँगा। सर, पहला तो ये कि सर, छात्र संघ के चुनाव, सर मैं मानता हूं कि एक समाज के लिए, एक संतुलित समाज के लिए सर, राजनीति का होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि और सभी चीजों का। मैं कहूंगा कि लीडर बहुत जरूरी है सर समाज के लिए, वो हर पक्ष में, समाज के हर तबके में लीडर होना जरूरी है। सर, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम एक
छात्र राजनीति का जो चुनाव ना कराकर हम जो छात्र राजनीति का जो उद्भाव होता है सर हम उसे रोक रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? बहुत देखिए, बहुत ही मतलब गंभीर प्रश्न है और विचारणीय भी है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि भी छात्र जीवन में छात्र नेता वाली रही है। मैं राज्य आंदोलनकारी भी हूँ। अरे वाह। तो मेरा कहने का मतलब है कि राजनीति जो जिसको हम कहते हैं छात्र राजनीति, वो बच्चों को सिखाई भी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चा राजनीति अपने आप नहीं कर सकता है। कोई भी चीज अपने आप नहीं हो सकती, उसके लिए गुरु की भी जरूरत होती है। सबसे पहले अगर आपको छात्र संघ चुनाव से छात्र संघ चुनाव के लिए छात्र राजनीति के लिए, तो छात्रों को ये बनना चाहिए कि आपको पॉलिटिक्स किस लेवल करनी, यूनिवर्सिटी की लेवल करनी, ये आपकी नर्सरी है। बच्चों के लिए ये राजनीति की नर्सरी है। और मैं तो क्योंकि विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मैं राजनीति को राजनीति शास्त्र की तरह नहीं देखता। मैं राजनीति को राजनीति विज्ञान की तरह देखता हूँ, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। अगर आप कोई आर्ट्स का स्टूडेंट हो गया, मैं राजनीति शास्त्र कहता हूँ उसको, लेकिन मैं कहता हूँ पॉलिटिकल साइंस। तो मैं पॉलिटिकल साइंस के एंगल से जब उसको देखता हूँ, मुझे लगता है कि छात्र राजनीति जरूरी है, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस के दायरे में हो। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति विज्ञान के दायरे में हो, आपको उसे सीखना पड़ेगा। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप घुड़दंग करें। राजनीति का मतलब है आप छात्रों की समसामयिक समस्याओं पर चर्चा करें, आप छात्रों की भविष्य पर चर्चा करें, छात्रों के लिए क्या सुविधाएं विश्वविद्यालय से या सरकारों से करा सकते हैं उस पर बात करें। प्लस एक डिबेट हो। हाँ, लीडरशिप क्वालिटीज। लीडरशिप, आप में लीडरशिप, आप लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो एक मासेस को लीड कर सकता है। अगर लीडर सही नहीं हुआ तो आपका जो मास डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए आपको लीडर तो उसको कहना पड़ेगा जिसको आपको लगे कि ही और शी कैन लीड अस, उसको लीडर कहा जाना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है छात्रों को छात्र राजनीति को सीखना चाहिए और उसके सही दायरे में रह के सीख करके अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरे कैंपस में, मेरे विश्वविद्यालय में अच्छे बच्चे छात्र राजनीति अच्छी नहीं करते हैं। बहुत कई बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं और करना भी चाहिए, अच्छा करना चाहिए। हम देखिए, आप डीयू के चुनाव देखते हैं, जेएनयू के चुनाव देखते हैं, वहां पे बच्चे हर विषय पे लंबी चौड़ी बहस कर सकते हैं। आपने देखा कई सारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री विश्वविद्यालय निकल केंद्र में मंत्री बने हैं। हालांकि हमारे यहाँ भी बने हैं, हमारे इस कैंपस से गए हुए लोग राजनीति पे हैं। कोई एमएलए हैं, कोई एमपी हैं, कोई मिनिस्टर हैं, कोई सामाजिक जीवन में काम कर रहे हैं। मैं भी कई लोगों से मिला था पिछले कुछ दिनों में जो यहाँ बहुत पहले अध्यक्ष या और पदों पर रहे थे। मेरा कहने का मतलब करें, लेकिन उसमें आप चर्चा करें, उसमें डिबेट करें। उसमें अगर आप लड़ाई झगड़ा करें, गाली गलौज करें, हुड़दंग करें, वो उसको राजनेता नहीं कहा जा सकता। सहमत। शायद छात्र नेता उसको कहा जाता है जो छात्र हितों की बातों को मर्यादित तरीके से विश्वविद्यालय में रख सके, समाज के सामने ला सके और सरकारों के सामने ला सके। और इस बार मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरा अब तक का जितना आकलन है, मैं सितंबर तक अभी मैं डेट फाइनल नहीं करा, लेकिन चुनाव निश्चित रूप से कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने, क्योंकि मैं कहूँगा कि एक हमारा जो कॉलेज का छात्र संघ का चुनाव होता है सर, एक आम छात्र के लिए भी, क्योंकि हम वैश्विक स्तर पर सर सबसे मजबूत लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सबसे गहरी नींव सर मुझे लगता है कि छात्र राजनीति से पनपती है। क्योंकि अभी सर पंचायत के चुनाव हुए हैं, हमारे बहुत सारे, मैं व्यक्तिगत बहुत सारे ऐसे कैंडिडेटों को जानता हूं सर जिन्होंने ग्राम पंचायतों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करा और उन्होंने यहीं से सीखा था सर। और जैसा कि आपने कहा, बहुत सारे हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री खुद छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। तो आपका जो ये संदेश है सर, ये हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा, क्योंकि सभी लोग सर एक मतलब मैं कहूँगा कि अधर में है कि चुनाव होंगे नहीं होंगे, लेकिन अच्छा लगा है कि हमारे मुखिया उस चीज के लिए मतलब हमारे लिए लड़ रहे हैं आगे से। सर मैं अपनी लास्ट बात को खत्म करूंगा इस बात से कि एसएसजे यूनिवर्सिटी की आगामी जो सर रोड मैप है आपके लिए, अगर हम बात करें, क्योंकि सर प्रशासक के तौर पर मुझे पता है कि जब यहाँ छोटे छोटे प्रयास बहुत देर में दिखते हैं, मुझे कई बार मैं जानता हूं, क्योंकि हमारी गुरु शिष्य की परंपरा है, भारत की बहुत पुरानी परंपरा है, इसमें मर्यादा का बहुत ध्यान रखा जाता है। कई बार बच्चे आवेश में आके आपसे, हम कई बार वीडियोज में देखते हैं, उन्हें तत्काल उस पर चाहिए होता है, लेकिन ये चीजें ऐसे नहीं होती जितनी मेरी समझ है। इनमें आपको आज जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आज से 5 साल बाद आपको चीजें देखने को मिलती हैं। तो सर आज से 5 साल के बाद हम एसएसजे यूनिवर्सिटी को कहाँ देख पाएंगे आपकी नजर में? जी देखिए, ऐसा है, सबसे पहले मैं जिस पे आजकल काम कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट है सबसे पहले इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाए। आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं कि एक जो आजकल कंस्ट्रक्शन का एक इस कैंपस में सभी में चल रहा है, इस बेसिकली इस कैंपस का आपको बता दूं, यहाँ पे एक गर्ल्स हॉस्टल करीब करीब नया गर्ल्स बनने को तैयार है।
नई कंप्यूटर लेबोरेटरी बन के काम उसमें हो गया है, बच्चे पढ़ने लगे हैं। इसका प्रशासनिक भवन नहीं था, यहाँ आप जहाँ बैठे हैं ये इसका गेस्ट हाउस हुआ करता था। तो यहाँ से हट के बहुत जल्दी आपको प्रशासनिक भवन, आप कभी जाएं तो देखें, बहुत बेहतरीन बिल्डिंग है, प्रशासनिक भवन बन के करीब करीब तैयार है। यहाँ पे गुलपित का आवास भी नहीं था, वो आवास भी बहुत बेहतरीन आवास बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह यहाँ की लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी नहीं थी, और शायद आपको मालूम भी होगा कि मैंने आते सबसे पहला काम ये कि बच्चों को सफिशिएंट नंबर बुक्स। तो मेरा अब नेक्स्ट स्टेप है कि यहाँ पे एक बिल्डिंग अभी भी सैंक्शन हुई G+3 की 3 फ्लोर की, उसमें साइंस ब्लॉक और आर्ट्स ब्लॉक दोनों एक जगह डाल दिए जाएंगे। ये छोटी छोटी बिल्डिंग, कई सारी इनमें बिल्डिंग को डिमोलिश करने जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट को मैंने प्रपोजल दिया, उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूव कर लिया है। इसमें से कई सारी बिल्डिंग टूटेंगी, उनकी नई बिल्डिंग बनेगी। पहली वाली तो बनना शुरू भी हो जाएगी 1-2 हफ्ते के अंदर, उसको तोड़ना है, बस बहुत अच्छी बिल्डिंग बनने जा रही है। इसी तरह चंपावत में भी काम शुरू हो चुका है, बागेश्वर में भी काम शुरू हो चुका है, और पिथौरागढ़ में तो लॉ की बिल्डिंग और एजुकेशन बिल्डिंग करीब करीब तैयारी है, और बागेश्वर में भी एक G+3 की बिल्डिंग बननी शुरू हुई है, कंप्यूटर लैब बननी शुरू हुई है। तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा तैयार हो जाए, उसके बाद दूसरा नंबर मेरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है आपके टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ होना चाहिए। इनके सारे जितने भी पद हमें चाहिए उसका प्रपोजल गवर्नमेंट के पास है। जैसे ही शासन से इसका हमें आदेश मिल जाएगा, पद स्वीकृत हो जाएंगे, बहुत जल्दी पूर्ण पारदर्शी तरीके से यहाँ पे शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों का जो है भर्ती की जाएगी। उससे आपको क्या है कि बच्चों को सफिशिएंट नंबर ऑफ टीचर्स मिल जाएंगे। थर्ड है जो साल में शुरू ही करने जा रहा हूँ, लेबोरेटरी का कल्चर। देखिए थ्योरेटिकली आप कितना कर लेंगे, ह्यूमैनिटीज में आप कर सकते हैं भाई, प्रैक्टिकल नहीं चाहिए, लेकिन साइंस में तो आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आनी चाहिए। मतलब केमिस्ट्री तो आपको केमिस्ट्री स्नातक हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री के बच्चे ने केमिस्ट्री की लैब नहीं की तो उस केमिस्ट्री का कोई फायदा नहीं है। जूलॉजी के बच्चे ने अगर जूलॉजी की लैब नहीं की है, फिजिक्स की लैब, तो मेरा इंटर है कि BSc और MSc के बच्चे प्रॉपर लेबोरेटरी करें। उसके लिए सारे हेड से मैंने मांगा कि आपको बेसिक डिमांड्स क्या है, उन डिमांड्स को इस साल मेरा आपको विश्वास है कि पूरा कर दिया जाएगा और बच्चों को प्रैक्टिकली इनरिच किया जाएगा। तो ये मेरा प्लान है। और तो मुझे ये है इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, देन अगला वाला में है कि एक प्रपोजल मैं आजकल बना रहा हूं जिसको हम कह रहे हैं कि शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी नॉलेज रिसोर्स सेंटर, इसकी स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए अगर फंड्स मिल जाते हैं जिसमें कि रिसर्च जर्नल्स, रेफरेंस बुक्स, ये टेक्स्ट बुक जो उसको अलग कर देंगे। जो बच्चे स्कॉलर्स हैं, जो मास्टर्स के बच्चे हैं, वो वहां जाके पढ़ें, जर्नल्स को देखें, वहां इंटरनेट की सुविधा हो, डाउनलोड कर पाए, तब तो रिसर्च सीखेंगे। तो उसको हम लाइब्रेरी नहीं कहने वाले, उसका नाम मैं रखने वाला हूँ नॉलेज रिसोर्स सेंटर। वो UGC का नॉमेनक्लेचर भी है, NAC का भी नॉमेनक्लेचर है कि आप नॉलेज रिसोर्स सेंटर डेवलप करें। उसको अगर मुझे कहीं CSR से भी फंड मिल जाएंगे या गवर्नमेंट से मिल जाए तो हम उसको करने जा रहे हैं। और कुछ और चीजें हैं पाइपलाइन में कि जिनको हम करने जा रहे हैं कि अगर हमें बहुत जल्दी टीचर नहीं मिले, कुछ विजिटिंग प्रोफेसर जैसे मैंने अपॉइंट किए हैं। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन GIS यहाँ पे पहले चलता था, लेकिन अब वो इन प्रिंसिपल करीब करीब पाइपलाइन में है। वो अगर बन जाता है तो हमारा GIS पे बहुत अच्छा काम है, रिमोट सेंसिंग पे बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो उस पर क्योंकि हमारे सारे बच्चे अब तक जितने रिमोट सेंसिंग सबकी नौकरी लग चुकी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जब हम ये कर लेंगे तो बच्चे थोड़े ट्रेंड होने लगेंगे। तो हम बच्चे, इनके बच्चे वैसे तो है हमारे पास, हम काउंसलिंग जो आपने कहा कि इनके प्लेसमेंट एंड काउंसलिंग, देखिए प्लेसमेंट तब होगा जब हम बच्चे को उतना तैयार कर पाएंगे। हम ऐसे बच्चे को प्लेस कैसे करेंगे जिस बच्चे को हमने तैयारी नहीं किया। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम बच्चे को पढ़ाएं, उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हो, तब हम कह सकते हैं ही इज रेडी फॉर द प्लेसमेंट। तो इंडस्ट्री के लिए, तो इंडस्ट्री में तो देखिए आपको वो बच्चा चाहिए जो इंडस्ट्री ड्रिवन होगा, इंडस्ट्री वही चाहती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो इंडस्ट्री के साथ कोप अप कर पाए, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाएगा। और ऐसे ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। ये कोई एक आदमी नहीं करेगा, वाइस चांसलर अकेले नहीं कर सकता है। इसको छात्रों का सहयोग, कर्मचारियों का, शिक्षकों का, समाज का, सरकारों का भी सहयोग से ही होगा ना। तो तब हम, क्योंकि रिसर्च कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, तो इसको हम आगे ले जा सकेंगे जब हम चारों तरफ सहयोग मिलेगा। और मेरा विश्वास है चीजें की जा सकती हैं, क्योंकि मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि पॉसिबल नहीं है। और मैंने एक जगह एक फिक्शन पढ़ा था, उसमें लिखा था कि ह्यूमन ब्रेन ऐसा कुछ नहीं सोच पाता जो इम्पॉसिबल कर नहीं पाता। बिल्कुल। तो वो ह्यूमन ब्रेन वही चीज सोचता है जो पॉसिबल। तो मुझे लगता है कि अगर आप सोच रहे हैं कल विश्वविद्यालय बहुत बड़ा बनेगा, तो इसका मतलब बनेगा, सब कोशिश करेंगे। मैं ऐसा क्यों सोचूं कि बहुत बड़ा नहीं बनेगा। तो अगर आपको एटीट्यूड रखना है तो दो ही होती हैं, तो एटीट्यूड नेगेटिव होता है, पॉजिटिव। तो आई एम अ पर्सन हु हैव ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स थिंग्स एंड डेवलपमेंट। सर बहुत
बहुत धन्यवाद दूंगा मैं आपको, क्योंकि आपने हमें एक विस्तृत जानकारी पूरी हमारी यूनिवर्सिटी आज कैसे काम कर रही है और कैसे इसका रिजल्ट आएगा, क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उन पर भी आपने खुलकर बात कही। और बहुत अच्छा लगता है सर, क्योंकि आपके बारे में कहा भी जाता है कि आप इजी टू अप्रोच वीसी हैं, आप तक पहुंचना बहुत आसान है। और ये व्यक्तिगत हमारे लिए भी, हमने भी आपसे एक छोटा सा निवेदन किया था और आपने हमारे निवेदन को बहुत तात्क्षणिक क्षण में हमें अपने इंटरव्यू के लिए हाँ कहा सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे चैनल की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ सर। मैं भी आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरा विश्वास है कि आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करे, आप सामाजिक कार्यों में बहुत ऊंचे स्थान पर जाएं, लोग आपकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करें। और डेफिनेटली आपके अंदर जो टैलेंट है आपके चैनल, आप जैसा आपने अपने चैनल के बारे में बताया, मुझे विश्वास है कि आप जो एम है उसे बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे और मुझे लग रहा है आप एम के बहुत नजदीक हैं। जी धन्यवाद सर, बहुत।